हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम हमने क्रेमर्स रूल सीख लिया। क्या किया इन शॉर्ट? उसमें डिटरमिनेंट की सहायता से हमने सॉल्व करी इक्वेशंस। क्या ये गेट में आपको काम आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप इस चीज़ का महत्व समझ लें कि डिटरमिनेंट से क्या हो सकता है। डिटरमिनेंट जिस चीज़ को सॉल्व कर रहा है, यानी कि लाइन ऑफ इक्वेशन को, सेम कहानी हम मैट्रिक्स में जाके करने वाले हैं। लीनियर एल्जेब्रा का मतलब ही हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने वाले हो बाय सम मेथड्स, और वो सब मेथड्स मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे, यानी कि इसके बाद जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना हम, उससे हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सेम कहानी मैट्रिक्स से भी सोल्व हो जाएगी। लेकिन माना कि आप मोबाइल की बात कर रहे हो, लेकिन जो लैंडलाइन चलते हैं उनका अपना महत्व है, इसीलिए जानना जरूरी था। चलिए हम इसको सोल्व करेंगे और फिर तुरंत स्विच कर जाएंगे मैट्रिक्स में। उम्मीद करता हूं आपकी जर्नी मेरे साथ एकदम बिंदास चल रही होगी। क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर रहे होंगे और धीरे धीरे आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला था ना एक लेक्चर में, प्यार हो जाएगा मुझसे। चलिए फिलहाल इसको सोल्व करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। 5x - 7y + z = 11 एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। नाउ इनके कॉमन सॉल्यूशन की बात करें, मतलब दीज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन, और पावर वेरिएबल की 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गई हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए ही हम डिटरमिनेंट से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बातें कर रहे हैं, है ना। चलो तो फिर वी कैन सॉल्व दिस। ओके, x की वैल्यू बताइएगा जरा, क्या किया हमने? सर हमने x की वैल्यू यदि निकालना है तो हमें क्या करना, हमें डिटरमिनेंट ड्यू टू x निकालना है और मेन डिटरमिनेंट से इसे डिवाइड कर देना है, या dx/d जो आप लिखना चाहें। आप y को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप डिटरमिनेंट ड्यू टू y फैक्टर एंड डिवाइड बाय द ओवरऑल डिटरमिनेंट की बात कर लेंगे। सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिटरमिनेंट बिकॉज ऑफ द z एंड दिस इज नथिंग बट दिस। डिटरमिनेंट बिकॉज ऑफ एस क्या है, y क्या है, z क्या है, आपने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है जी, अप्लाई करना है। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस डेल की बात कर लेते हैं। चलिए तो डेल बताएंगे मुझे कोई? बिल्कुल सर, जो इक्वेशन है वहां से आपको डेटा फेच करने हैं और यहाँ लिख देना है दैट इज नथिंग बट 5 6 3। ये वाला कॉलम हो गया। -7 -8 -7 -8, और लेक्चर टाइम एग्जामिनेशन में हरी में रहोगे, जल्दी में रहोगे, गलतियां कर दोगे, करना नहीं है। लेकिन हाँ, गलतियां कर दी इस चीज में, मान लो आ गया एग्जामिनेशन में और इस मेथड से आप आगे बढ़ रहे हैं इसे सोल्व करने के लिए, और गलतियां कर दी तो बेटा क्या काम का पढ़ा लिखा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो जो भी सीख रहे हो वो फाइनल मैच में काम आए, तभी तो सीखा, अदरवाइज क्या सीखा? यस और नो? चलो ओके सर, ये डिटरमिनेंट क्या हम फाइंड करें? क्या 0 बनाना चाहोगे आप? बना दो, 0 बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है। या फिर डायरेक्ट सोल्व कर दो, छोटे छोटे आंकड़े हैं तुरंत कर लोगे। चलो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसके एक्रॉस में खोल रहा हूं 5, सो दिस इज नथिंग बट 48 + 2। इज इट ओके? ओके, आगे बढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 7, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, दिस इज नथिंग बट -36 + 3। छोटे छोटे नंबर्स हैं तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द 1 पे जब आप लाओगे तो सबसे पहले प्लस का साइन आपका रहेगा, और आप रहोगे 12 यानी कि 12, माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज नथिंग बट 24। ओके, चलो तो फिर अब इसे सोल्व कर देते हैं। सो अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये हो गया 50 एंड 55250 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। आप जब यहाँ पे आ जाओगे सो -36 + 3 -33, -33 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं हम, तो 7 3 21, सो 1 आ जाएगा, 2 विल बी कैरी, और 7 3 21 एंड 23, सो दिस इज नथिंग बट 231। आगे हम बढ़ेंगे, सो ये होने वाला है आपका 36। ओके, यस सर 36। सो टोटल यहां से कितना बचता है? 250 - 231, सो यहां से 19 बचेगा, प्लस का 19 + 36, 36 46 56 और 55। सो
द वैल्यू ऑफ दिस इज 55। सो आप मेन डेल्टा की वैल्यू लेके आ गए हैं। अब क्या बचता है आपके पास? अब आपके पास बचता है कि डेल एक्स की वैल्यू, डेल वाई की वैल्यू और डेल जेड की वैल्यू निकाल के लेके आ जाइए। बड़ी आसान है वैल्यू निकालना। बिल्कुल आपको क्या करना है, जब सबसे पहले हम डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 1 by 1 फॉर्मूला आपके पास लिखा ही हुआ है और आपने कर भी दिया होगा। वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू फाइंड डेल एक्स। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस डिटरमिनेंट में एक्स वाले कॉलम में, मतलब ये समझने के लिहाज से, क्योंकि ये सारी टर्म एक्स की है ना, ये सारी टर्म एक्स की हैं, ये सारी टर्म्स जो हैं ये वाई की हैं, ये सारी टर्म्स जेड की हैं। तो हमारी एक्स वाले पोजीशन पे आपको ये d1 d2 d3 रख देना है, दैट इज 11 15 7, 11 15 एंड 7। बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स एज इट इज रहेंगे, -7 -8 और यहाँ पे 2 रखूंगा मैं। दिस इज 1 -1 और -6। ये डेल एक्स की वैल्यू हमने लिख दी, कंप्लीट लिख दी, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपांड कर दें, प्रॉपर्टी लगा दें, सेरेस रूल से कर दें, जो मर्जी है वो कर दें। मैं डायरेक्ट करना पसंद करता हूं कि छोटे नंबर्स में जल्दी कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। सो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 48 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया साहब। ओके, -7 रखा हुआ है, सो ये 7 हो जाएगा और ये छुपा दीजिए, ये छुपा दीजिए, ये छुपा दीजिए। सो दिस इज नथिंग बट -90 और माइनस माइनस +7 हो जाएगा ये। अब लास्ट टर्म बची है दैट इज 1 वाली टर्म, और ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 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 प्लस 56। ये है साहब। आइए जरा देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये हो रहा है 11 गुना 50, यहाँ पे हो गया 11 गुना 50, 7 गुना 83 ना, हाँ, -7 गुना 83, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड यदि कर दोगे सो दैट इज नथिंग बट 86। ठीक है साहब। अब यदि आप इसे सोल्व करोगे और मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी वैल्यू बेटा आ रही है 55 इसकी वैल्यू आ रही है। तो जब आप x की वैल्यू, हो सकता है कुछ इधर उधर लिखने उसने में हो, आप देख लेना। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 55 डिवाइड बाई 55, यानी कि वैल्यू है आपकी 1, x की वैल्यू 1 हो गई है। अब मैं डायरेक्ट बुक में से देख के y की वैल्यू और z की वैल्यू लिख देता हूं ताकि आप करके उसे मैच कर लें, ठीक है। चलो, y की वैल्यू बेटा -1 आएगी और z की वैल्यू भी -1 आएगी। मतलब कैलकुलेट अब आप कीजिए, यू विल गेट द आंसर। इतना काफी हो गया। अब हम शुरू करेंगे मैट्राइसेस। उसके लिए थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। चलिए जी, अब हम करेंगे मैट्रिक्स की शुरुआत, जिसमें हमें असली जंग लड़नी है। हमने हथियार हमारे जो है ना वो प्रिपेयर कर लें। अब जंग लड़ने की बारी है। पूरा मैट्रिक्स को समझेंगे, मैट्रिक्स के टर्म्स को समझेंगे, मैट्रिक्स में क्या क्या है, सारे पैरामीटर्स को समझने के बाद हम एंटर करेंगे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे, और वहां पे हम पूरा मैट्रिसेस में जो भी पढ़ेंगे वो यूज करेंगे, ठीक है। सिंगल फॉर्म में इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और यदि एक से ज्यादा है तो मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन के फॉर्म में लेता हूं इसे। सबसे पहले इक्वेशन ले लेता हूं मैं। इक्वेशन ले लिया मैंने, सपोज 5x + 2y मैं लिख लेता हूं। तो ये मैंने 4 इक्वेशन आपके सामने लिखी है। अब इन 4 इक्वेशन को एनालिसिस करना, इनके नेचर ऑफ द इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में यदि जानना है, सब कुछ करना है, और बाय मैट्रिक्स मेथड, तो इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को हम बाहर निकालेंगे। और वो इन्फॉर्मेशन जो सारे वेरिएबल्स हैं ना, सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट को सबसे पहले तो बाहर निकालेंगे। तो सारे कोफिशिएंट्स को जब बाहर निकालते हैं तो कहानी जो है वो इस टाइप से बनती है। दिस इज नथिंग बट 5, उनको आपने इस टाइप से अरेंज कर दिया। 2 आपने डिटरमिनेंट में भी देख ही लिया है। दिस इज नथिंग बट 2, 3, 5 and 1, 5 and 1, फिर आपने z है, सो 1 1 3 1 1 3, अगेन 1 5 -6 1 and 15। ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया। इनकी चर्चा करी क्या हमने? बिल्कुल भी नहीं करी,
ठीक है, इनको लिखने के बाद आप क्या कर दे रहे हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड कर दे रहे हो। मैट्रिक्स का ये टूल है, सॉरी मैथमेटिक्स का ये टूल है। सारी इंफॉर्मेशन जो भी गैदर करी आपने उसको क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को इस टाइप से लिख दिया, तो इस टाइप से लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। दिस कहानी इज द मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भाई साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब क्या, क्या है मैट्रिक्स के अंदर? सर मैट्रिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, या मैट्रिक्स एक ऐसा टूल हो गया मैथमेटिक्स में जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स इज अ टूल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। इस टूल में आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। अब इस टूल की जो प्रॉपर्टीज है, कहानियां हैं, उनको समझ के कैसे इसे सोल्व करते हैं उससे हमें मतलब है। तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एलिमेंट आपने इसमें स्टोर किए हैं वो कहां से आए, इक्वेशन से आए, और सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट आपने इसमें पुट कर दिए। अब यदि आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें कुछ हॉरिजेंटली प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। 5 2 1 5 3 3 1 -6 2 5 3 1, ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड एलिमेंट है। ये जो आपका डिब्बा दिखाई दे रहा है जिसे आपने मैट्रिक्स बोला, इसमें हॉरिजेंटली प्लेस्ड एलिमेंट्स भी हैं और ऑन द सेम टाइम इसमें वर्टिकली प्लेस्ड एलिमेंट्स भी हैं। तो जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रो बोलते हैं। सर डिटरमिनेंट में भी तो बताया, हाँ बिल्कुल बताया है, ये रो कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी राजा? रोज। इसमें कितनी रोज हैं? 4 रो, R1 R2 R3 एंड R4। R1 R2 आराम से समझते जाइए, बड़ा मजा आएगा। R4, इसमें 4 रोज हैं। वर्टिकली प्लेस्ड जो हैं इसे हम कॉलम बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट कॉलम। इसमें कितने कॉलम हो गए? 4 कॉलम। कौन कौन से? सर C1 C2 C3 एंड C4, ये 4 कॉलम हो गए भाई। ठीक है ना जी, बिल्कुल हो गए। ये लीजिए, और यहां से इंफॉर्मेशन को आपने ऐसे कर दिया, 4 कॉलम्स हो गए। तो मैट्रिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो रोज और कॉलम के फॉर्म में होगी। ओके, तो जब रोज और कॉलम में होगी तो इसके ऑर्डर भी जैसे डिटरमिनेंट में होता है, इसका ऑर्डर भी दिया जाएगा। यस, इसका ऑर्डर दिया जाता है m/n से या m×n से, वेयर m इज द रो नंबर, n इज द कॉलम नंबर। मतलब m कितनी रोज हैं, जैसे कि इसमें कितनी रोज है बेटा? 4। कॉलम्स कितने हैं? 4। सो 4/4 या 4×4 का ये मैट्रिक्स हुआ। ये क्या है? ये इसका ऑर्डर कहेंगे हम। ये इंफॉर्मेशन है ऑर्डर की। ठीक है भाई साहब। तो यदि इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखूं ना मैं, कि मैट्रिक्स को लिख रहे हैं भाई साहब, तो मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा, सबसे पहले चलिए यहां पे m लिख लेता हूं। मैट्रिक्स को सबसे पहले तो इस डिब्बे में इनक्लोज्ड करूंगा मैं लाइक दिस, और यहां पे मैं लिखूंगा एलिमेंट की पोजीशन रो और जे के रिस्पेक्ट में A-I-J बोला मैं। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट जो है I, ये शो कर रहा है रो नंबर, और J जो है दैट इज नथिंग बट द कॉलम नंबर, और m×n इसका ऑर्डर हो गया। ध्यान से देखिएगा जरा, क्या बोला मैं भाई? m जो है दैट इज नंबर ऑफ रोज, n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके सर, आपने ये बोला A-I-J, इसको लिखने का एक तरीका, एक नोटेशन, A-I-J इज द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। सो A-I-J लिखिए जरा, A-I-J is an element in ith row and jth column, ith row and jth column। बिल्कुल समझ में आया? अब जगह की कमी है तो इसे हम दूसरे पेज पे लेते हैं। ठीक है, यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने मैट्रिक्स को कैसे लिखा भाई साहब? सबसे पहले तो ये डिब्बे चाहिए आपको। डिब्बे की जगह आप सिंपल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने लिखा A-I-J, ये को थोड़ा सही बना दूं मैं, आप बोलोगे कि क्यों लिख दिया।
AIJ M क्रॉस N। ठीक है साहब। अब जैसे कि मान लो आपके पास टोटल M जो है वो, अच्छा ये I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है वो लिखते हैं जरा। I बोले तो रोस, जैसे कि आप ध्यान से देखो इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ रोस है भाई, कितनी है, 4 है। कितनी नंबर ऑफ रोस है, 4। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और फोर्थ रो। तो I जो है वो क्या कर रहा है, रोज का नंबर बता रहा है। तो ये कहां से कहां तक हो सकता है, कहां से स्टार्ट हो रही है भाई, इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, जैसे वहां 4 तक जा रही है ना, अब यहां M तक जाएगी। ये टोटल मैक्सिमम I के नंबर हो सकते हैं। ओके सर, J क्या हो सकता है, ये नोटेशन समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इनसे ही काम चला लोगे। ठीक है ना। अब देखो I जो है वो वेरी कर रहा है 1 से M तक, J जो वेरी कर रहा है वो 1 से N तक। ओके सर, बिल्कुल। अब मान लो कोई सा एलिमेंट ये है, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसका अपन पोस्टमार्टम करते हैं बाय दिस, ये है। इसकी पोजीशन यदि बतानी हो, यानी कि इसका ये AIJ फॉर्म लिखना हो, तो ये क्या है जरा देखते हैं। इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे वो देखो जरा आप। इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट की रो कौन सी बेटा, ये दूसरे नंबर की रो है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो रो सबसे पहले लिखते हैं, तो ये 2 लिख दिया। ठीक है, ओके। इसका कॉलम कौन सा है बेटा, 1 2 3, तीसरे नंबर का कॉलम है सर। सो A23 इज द वैल्यू ऑफ दिस, A23 इज द वैल्यू ऑफ दिस। बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसका फॉर्म कैसा हो गया, AIJ वाला हो गया। वहां पे I यानी कि ये 2 क्या बता रहा है कि कौन सी रो है, ith रो है सर, यानी कि सेकंड रो है सर। जेथ कॉलम है यानी कि थर्ड कॉलम है सर। अगली बात समझ में। सो A12 A23 वाले फॉर्म में यदि इसे लिखना होता तो मैं क्या लिखता, जरा देखना क्या लिखता मैं। इस मैट्रिक्स जो पुराना आपको दिखा इक्वेशन वाला, उसमें हम क्या लिखते हैं जरा देखो। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, पहली रो में और पहले कॉलम में, तो ये A12 बना। ये वाला एलिमेंट कहाँ है, दूसरी रो में लेकिन पहले कॉलम में, ये A21 बना। ये तीसरी रो में है और पहले कॉलम में है, ये फोर्थ रो में है और पहले कॉलम में है, लाइक दिस। ये कौन सा फॉर्म है, ये AIJ फॉर्म है साहब आपकी गिवन मैट्रिक्स का। ओके, आगे बढ़े तो रो यहां पे चेंज नहीं हो रही है, यहां कॉलम चेंज हो रहे हैं। सो A13 और A14। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, एग्जैक्ट बराबर करना है जी मुझे। वेट ए मिनट, ये लीजिए, ये हो जाएगा A22 A23 A24। क्यों आराम से हौले हौले समझा रहा हूं मैं आपको, आगे वक्त बताएगा आपको, है ना, जब आप धड़ाधड़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका A42 A43 एंड A44। ठीक है, अब इसको बाद में लिख लेते हैं हम, ये लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड तरीका जो लिखते हैं। अब सारे एलिमेंट्स आपको जिसकी भी जरूरत पड़े, A44 की जरूरत पड़े, हियर इट इज 15 इज द A44। तो आपके पास लाइंस थी, आपके पास इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस थी, आपने वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करके ऐसे लिख दिया, इसे आपने मैट्रिक्स बोला। मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी देयर, मैट्रिक्स में रोज विल बी देयर, कॉलम्स विल बी देयर। मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन जो है वो इस टाइप से रहेगा, वेयर A एलिमेंट को शो करता है और सबस्क्रिप्ट I और J जो है वो ith रो को और jth कॉलम को करता है। ये बिल्कुल सर मक्खन की तरह एकदम क्लियर है। ठीक है साहब, आगे आओ जरा। अब बेटा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट आपने क्या देखा था सर, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये ऐसे भी बन सकता है, यानी कि इट कैन बी रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स मतलब क्या कि वो ऐसा रहने वाला है, लाइक 1 2 3 4 5 6। इज इट रेक्टेंगल मैट्रिक्स?
हाँ यार, एकदम रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इसमें रो जो है वो 2 है लेकिन कॉलम 3 है, ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स हुआ। यस और नो? लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n दोनों बराबर होंगे। 2 3 6 7, दिस इज नथिंग बट, ये भी एक मैट्रिक्स हुआ। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। खैर आएंगे हम उस पर, फिलहाल आप यहां आइए। ये मैट्रिक्स है, तो बेटा ये मैट्रिक्स का ये जो है ना डिटर्मिनेंट, इसे हम इसका लीडिंग डिटर्मिनेंट या प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल डायगोनल। लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अभी जो आपको प्रिंसिपल डायगोनल है बेटा, इसके सारे एलिमेंट्स का यदि सम कर दिया जाए, मतलब यदि आप कर दो a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस a44 यदि आप कर दो, तो इसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई इसे? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान से, एक टर्म है जो कि काम आएगी। दिस इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्या? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। और कौन सा डायगोनल? मेन डायगोनल। ओके, सम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा। बढ़े अब अपन आगे? बिल्कुल बढ़े। अब देखो, मैट्रिक्स में या पूरी मैथमेटिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो हमें याद रखनी होगी, और उसे याद रखने के लिए हम ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। सर क्या बोले तो? अरे डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें याद रखनी होती तो कुछ कोड वर्ड नहीं बना लेते? यही ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन का यही नेचर रहा है। और हिस्ट्री से उठा के देखोगे तो ह्यूमन ने यही किया, जो चीज़ उसे याद रखनी थी उसने कुछ न कुछ तरीका निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आदि मानवों के ज़माने में चले जाओगे तो चीज़ों को याद रखने के लिए पत्थर पे उकेरना स्टार्ट कर दिया, पत्तों पे लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना। चीज़ों को याद रखने के लिए कोड वर्ड बना लिए जाते हैं। ये ह्यूमन में इंटेलिजेंस प्रकृति ने, नेचर ने ऑलरेडी दिया है, तो हम भी याद करने के लिए यूज़ करेंगे इन चीज़ों का। ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद रखनी होंगी जो आप कम यदि रिवीजन हुआ तो एकदम से तुरंत स्ट्राइक नहीं करेगी। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हम डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं हो पाएगा। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, तो हम सबके कोड वर्ड रख लेंगे। तो अब उस पर क्या होगा, जब भी स्क्यू का नाम सुनोगे तुरंत इंफॉर्मेशन आपका दिमाग डाल देगा कि स्क्यू का मतलब ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मुझे पढ़ते थे, जो टेबल होती थी केमिस्ट्री में, एटॉमिक नंबर और सारी चीज़ों के याद, वहाँ भी जुगाड़ बनाते थे कि नहीं याद रखने के। यहाँ भी हम जुगाड़ से चलेंगे। तो उस जुगाड़ में जो मेरा मैट्रिक्स है वो एक बंदा है और डिटर्मिनेंट जो है वो बंदी है। मज़ा आएगा, याद रखना है ना चीज़ों को। हाँ, ध्यान रखना भाई, ये इंटेलिजेंस, ये कोड वर्ब के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। जो मैट्रिक्स रहेगा उसकी जब भी बात हो गई तो हम समझेंगे कि ये एक बंदा है और डिटर्मिनेंट एक बंदी है। ठीक है, ये हमारे कोड है। आपको फनी लगेंगे और आपको मजा भी आएगा, और मजा आना भी चाहिए, चीजें याद रहनी चाहिए भाई, हमारा मकसद तो यही है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट तो हम डीप से समझ ही रहे हैं ना। उस कॉन्सेप्ट को परमानेंटली थोड़ा विचित्र तरीके से हम यदि याद रख लें ताकि गेट की एग्जामिनेशन में तुरंत अंदर से निकल के आए कि इसका मतलब ये, तो बड़ा मजा आएगा ना। तो मैट्रिक्स बंदा है, डिटर्मिनेंट बंदी है। नाउ मैं इनको यूज करूंगा। मैट्रिक्स में हम आते हैं वापस। सर, मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए आपने स्टैंडर्ड तरीका लिखा है AIJ M क्रॉस N। ठीक है सर, M क्रॉस N। क्या है M, क्या है J, हमें सब समझ में आ गया। AIJ को आपने कैसे लिखा वो भी समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अब जो भी
आपके पास मैट्रिक्स होगा ना, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे, आप उसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल पाओगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सर आपने बोला कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर के लिए लिखता है, डिटर्मिनेंट तो जो है वो तो हमेशा स्क्वायर होता है। बिल्कुल। सो जो भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी होते हैं, उनका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा भाई। ये डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब आपका मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर हो, समझिए ध्यान से। लेकिन यदि आपका मैट्रिक्स रेक्टेंगल निकला, क्या निकला जी, रेक्टेंगल, तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आज के लेक्चर में इंफॉर्मेशन यहीं तक। अगले लेक्चर में हम मैट्रिक्स की सारी टर्म्स में डुबकियां लगा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि बहुत सारा फन आपका इंतजार कर रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ये भी उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं चीज़ों को ग्रास्प करने में, अपने अंदर उतारने में। बेटा यही समय है, करना पड़ेगा। गेट एग्जामिनेशन के बाद तो नहीं करेंगे ना। हमारी उम्मीदें हैं खुद से, हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स की भी उम्मीदें हैं हमसे, और उस उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। लोड लेके नहीं भाई, कंटिन्यूअसली पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, अंदर से खुश होते रहोगे। मिलेंगे अगली क्लास में और बातें करेंगे मैट्रिक्स की। तब तक के लिए बाय बाय।